विश्वविद्यालय इसी का नाम है। दक्षिणपंथी विचार के भी लोग रहे, वामपंथी विचार के भी लोग रहे, मध्यम मार्गी भी रहे, अम्बेडकराइट भी रहे, हर तरह के लोग रहे। विश्वविद्यालय जब शब्द ही विश्व से बना है तो ग्लोबल नॉलेज के एक ऐसे सेंटर होने चाहिए जहां डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन हो। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। अब आपकी मेरिट का कोई मतलब नहीं रहा और करप्शन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं विश्वविद्यालयों के भीतर वो हैं। अब हमें अगर उसका फायदा हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि कतई नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। और मुझे 3 सवालों के जवाब दिए जाएं। भारती कॉलेज की वो महिला क्यों कोर्ट गई, प्रोबेशन पीरियड रोका गया, क्या आरोप लगाया है जरा उसको बता दो। दूसरा, हरियाणा वाले पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया कि जिसका पैसा लिया था उसको नौकरी नहीं दिलवाई। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने लोगों ने कहां फ्लैट खरीद लिया, कहां जमीन खरीद लिया, ये सब तो कानाफूसी के किस्से में चल रहा है। और आज जो शख्स आपके सामने है वो प्रोफेसर नहीं है। तो हो सकता है मेरी बातचीत से ये लगे कि इनको तो नौकरी मिली नहीं, इसलिए ये नौकरी प्रक्रिया पर या विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है उसको लेकर क्रिटिकल तो होंगे। अब यही परमानेंट हो गए होते तो नहीं क्रिटिकल होते, जैसे बाकी लोग जो परमानेंट हो गए अधिकांशतः तो नहीं क्रिटिकल है। अगर इनकी बुनियाद में ये मट्ठा डल गया तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके कोई देश आबाद हो पाएगा। ये हमारे कैंपस हैं, टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं, इनको सहेजना, इनको बचाना सवालों से ही संभव। और सवाल पूछे जाने चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि उस ग्रेडिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई जेल जाने के मुहाने पर खड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल पूछे जाते हैं। और शुक्रिया आयशा का, जिन्होंने आज ये टॉक रखने का जोखिम लिया है। मैं जोखिम इसे कह रहा हूं क्योंकि जो आज का विषय है, जो विश्वविद्यालयों में खासकर उच्च शिक्षा में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर बात अब बहुत कम हो रही है, कानाफूसी ज्यादा हो रही है। 2 तरह की चीजें हो रही है, या तो उस चक्रव्यूह में जो लोग शामिल हैं या शामिल होना चाहते हैं वो उसके समीकरणों को साधने में लगे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कानाफूसी में चुपचाप बात करते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। इन दोनों परंपराओं या परिपाटियों से हटकर या एक कदम आगे बढ़ के आपने इसे पब्लिक टॉक का विषय बनाया है। मुझे इसकी खुशी है कि इस पर बात खुलकर होनी चाहिए और विश्वविद्यालय परिसर में हो। मैं जब भी जेएनयू आता हूं, पिछली बार भी अभी हम जेएनयू एसयू के निमंत्रण पे आए थे और फिर यहां आए हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा चलो, विश्वविद्यालयों के भीतर अभी भी कोई कोना इतना महफूज है कि हम इस तरह की बातचीत कर सकते हैं। जेएनयू इतना जिंदा रहे इसकी कामना करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। और एक बात और कि आपने जो विषय चुना है उस विषय पर बात करने के लिए जो व्यक्ति चुना है दोनों नायाब है। मतलब विषय तो जो है उस पर हम बात करेंगे ही, लेकिन उस पर जो बोलेगा, जो बोल रहा है, वो उस व्यवस्था का शिकार भी है। अब शिकार कहना उचित है या वो बोल रहा था व्यक्ति इसीलिए शिकार हुआ या इसीलिए उसे किनारे किया गया, ये अभी चल रहा है, इस पर शोध चल रहा है मेरे द्वारा भी कि असल में मैं गुनहगार हूं या व्यवस्था ऐसी हो गई। क्योंकि आजकल तो अगर आप, अब नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं है, लेकिन आप कहीं कोई गुजर जाए तब भी कहा जाता है कि यहां गुजरा नहीं, मोक्ष मिला है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं निकाला नहीं गया हूं, कोई महान काम हो गया मेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक प्रोफेसर से उसकी क्लास छीनी गई और साजिशन ये हुआ है, और आज जो शख्स आपके सामने है वो प्रोफेसर नहीं है। तो हो सकता है मेरी बातचीत से ये लगे कि इनको तो नौकरी मिली नहीं, इसलिए ये नौकरी प्रक्रिया पर या विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है उसको लेकर क्रिटिकल तो होंगे। अब यही परमानेंट हो गए होते तो नहीं क्रिटिकल होते, जैसे बाकी लोग जो परमानेंट हो गए अधिकांशतः तो नहीं क्रिटिकल है। और वो लोग विश्वविद्यालय परिसर में हैं, वो उन कमेटियों में हैं जिसमें सिलेबस बन रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय चूंकि मेरा विश्वविद्यालय रहा और हम लोग कोट अनकोट बिगड़ने जेएनयू आया करते थे। मैं कोट अनकोट बिगड़ने कह रहा हूं क्योंकि जिस आजाद ख्याली को, सोचने समझने की परंपरा को
जेएनयू की पहचान के साथ जोड़ा गया था, तब तक जेएनयू था वाकई ऐसा कि हम उस परंपरा से जुड़ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कई शाम यूं ही चल करके जेएनयू आ जाया करते थे, कई रातें किसी ढाबे पर बहस करते, किसी ऐसी पब्लिक टॉक में बैठते, बातचीत करते गुजरी। अभी भी वो परंपरा है, इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा। लेकिन अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि लोग ये समझ सकते हैं कि भाई आप तो सिस्टम में है नहीं, जो सिस्टम में है वो तो कह रहा है कि सब ठीक ही तो हो रहा है। ठीक कैसे हो रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 या 1.5 या 2 घंटे के भीतर दर्जन भर विभागों के सिलेबस पास कर दिए जाएं, ये हो रहा है। जिस सिलेबस को बनाने में, मतलब अगर आप थोड़ा मुझे, चूंकि सब लोग एकेडमिया से जुड़े हैं, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, मतलब इमारतों से, चमक दमक से, सुविधाओं से कैंपस नहीं बनते। हां, यह उचित है कि बिना इमारतों के भी नहीं हो सकते। खेत खलिहान में कोई बैठ करके कैंपस नहीं खड़ा हो सकता, वो केवल जियो यूनिवर्सिटी हो सकती है। और वो पता है, जब जियो को यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया था, तब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और हम लोगों ने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी कि भाई कोई कैंपस हो तब तो उसको एमिनेंट का दर्जा दो, तो अच्छा भी लगता है। यानी इमारतें, एक अच्छी इमारत जिसमें लोग रह सकें, पढ़ सकें, बातचीत कर सकें, उतनी तो जरूरत होती है उसकी, लेकिन केवल उससे कैंपस नहीं बनता। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिलेबस, पाठ्यक्रम, और उस पाठ्यक्रम के बाद पठन पाठन, वाद विवाद संवाद। मैं बार बार अपनी किताब, चूंकि हमारे मित्र ने जब इसकी भूमिका रखी तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर की डायरी में इन्होंने लिखा है, और मैं अभी उसी पर बहस करके आ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी किताब है इसलिए, लेखक तो अपनी किताब को अच्छा कहेगा ही। हर शोधार्थी को लगता है कि जो लेख मैंने लिखा है वो नायाब है, उसकी काबिलियत को पहचानने वाले बस कैंपस में नहीं। लिखा तो मैंने ऐसा है कि उस पर नोबेल पुरस्कार बनता है, हर शोधार्थी को ये लगता है, और लगना भी चाहिए। भाई हमने मेहनत करके कोई लेख लिखा है, तब तक तो ये क्या चैट जीटीपी ये सब नहीं आया है, जीटीपी या जीपीटी। अब तो ये दिक्कत आ गई है शोधार्थियों के लिए कि सुपरवाइजर पहले पूछ ले रहा है कि एआई से जनरेट करके तो पूरा चैप्टर नहीं बन गया, क्योंकि अब तो पीएचडी पूरी उसी पर लिख दी जा रही है। खैर, लेकिन तकनीकी है। ऐसे वक्त में जब प्रोफेसर की डायरी में मैंने ये बात लिखी, दर्ज की, कि विश्वविद्यालय में कैंपस होना, इमारतें होना, सिलेबस, टीचिंग लर्निंग का माहौल होना, और तीसरा डिबेट डायलॉग डिस्कशन होना, अगर ये तीनों मिलता है तब उसे एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बनता है। और ये सब लोग जानते हैं, ये कोई नई बात मैंने नहीं कही है। अब हम जहां खड़े हैं, जहां से आज का विषय जुड़ता है, एक तरफ इमारतें अभी भी हैं, इमारतें हैं, ठीक ठाक हैं, बन भी रही हैं, नए हॉस्टल बन रहे हैं, नए क्लासरूम बन रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की माने, शायद परसों उन्होंने भाषण में दिया, जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप लोग सही करिएगा, कि शायद हर हफ्ते एक आईटीआई बना है, हर महीने शायद एक यूनिवर्सिटी बनी है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। मतलब मैं अगर गलत हूं फैक्चुअली तो मुझे बताइएगा। तो ये हो सकता है, सरकार का दावा होगा कि उन्होंने ढेर सारे नए कैंपस बनाए हैं, बने होंगे। सिलेबस भी बना है, नई शिक्षा नीति आई है, सिलेबस बदला है, नई नई चीजें आई हैं। समय के साथ बदलाव होता है। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मैं एक सिरे से कह दूं कि नई शिक्षा नीति बिल्कुल खराब है, ये भी उचित नहीं होगा। नई शिक्षा नीति जैसे मुझसे पूछेंगे कि अच्छी चीज क्या है, तो मैं कहूंगा कि वो जो लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है वो अच्छा है, उसमें भारतीय भाषाओं को तवज्जो दी गई है। और चूंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, नई शिक्षा नीति में ये एक चीज बहुत अच्छी है कि वो त्रिभाषा फॉर्मूला एक तरह से चला है। बीच में एक समय आया था कि एक भाषा को थोपा जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। त्रिभाषा फॉर्मूला है, मतलब भारतीय भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन कुछ चीज उसी के साथ आई, उसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी एक चीज थी, उसमें
मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, वो एक चीज है जिससे ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ेगा। अभी स्कूल का मैं देख रहा था कि मैंने शोध किया तो ये देखा कि कई मीडिया रिपोर्ट छपी हैं जो ये बता रही हैं कि पिछले 2022-23 से 2023-24 में ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ा है, और वो शायद 1 करोड़ की संख्या है स्कूलों में जो विद्यार्थी स्कूल में मतलब उनका नामांकन कम हुआ है पिछले साल की तुलना में इस करंट ईयर के डेटा आने से। और ये मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा है, वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार के, पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी। हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है? हायर एजुकेशन में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हायर एजुकेशन का चरित्र बहुत तेजी से बदल रहा है। एक तर्क ये होता है कि भाई जो सत्ता में होता है वो अपने हिसाब से बहुत सारी परिवर्तन करता है, वो पाठ्यक्रम में अपने विचार को, अपने लोगों को संस्थान में भर्ती करता है। चलो एक ये होती है वो कानाफूसी वाली बात जो कहीं कागज पे लिखी नहीं होती है, लेकिन इससे भी बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये होता है कि अपॉइंटमेंट हो कैसे रहे, तब वो उदाहरण बनता है कि इसी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, उनको जेल चले गए हैं या अभी नहीं गए, मतलब अपडेट क्या है मुझे नहीं पता। चले गए, नहीं गए, अच्छा नौकरी से चले गए हैं, सस्पेंड हुए हैं, जांच कमेटी बिठाई गई है, और शायद वाइस चांसलर का जो मैं पूरा पढ़ रहा था, वाइस चांसलर ने ये कहा है कि जो प्रथम दृष्टया आरोप लगे हैं उनकी जांच होने के लिए हम उन्हें नौकरी से अभी हटा रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और सीबीआई जांच करेगी। किस बात की जांच? कि नैक की ग्रेडिंग में A++ मिल जाए, इसके लिए पैसा लेन देन, हेर फेर। अब तक क्या हम लोग सुनते थे, पूर्वांचल, चूंकि पूर्वांचल इसको कहा भी जाता था, पता नहीं क्यों ब्रह्मपुत्र हॉस्टल को पूर्वांचल या क्या क्या कहते थे। हम लोग के यूपी बिहार का एक बेल्ट है जहां पर किसी भी लेखपाल को, लेखपाल समझ रहे, वो जो गांव का सबसे पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कुछ होता है, उस जमीन का लेखा जोखा सरकारी कर्मचारी वो होता है। अब अगर आपकी जमीन है, आपका कुछ है, तो कुछ थोड़ा अंडर द टेबल खिला दीजिए, तो थोड़ा दाएं बाएं वो कागज पे एक नंबर इधर उधर कर देगा। आप अगर ताकतवर हैं तो आपकी जमीन ठीक जगह पे आ जाएगी। थोड़ा कोई कमजोर है तो थोड़ा इधर से कर दीजिए तो वो ठीक जगह पे आ जाएगी। लेखपाल को भी पता है, लेखपाल के सामने जो लोग खड़े हैं उनको भी पता है, लेखपाल के ऊपर के अधिकारी को भी पता है। कई बार यहां से पैसा इधर से घूम के उधर जाता भी है, और ये सरकार बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी सरकार हो, लेखपाल का काम वही है, पटवारी का काम वही है, वो अंडर द टेबल इधर से एक चीज आती है, उधर से नंबर बदलता है, सब चलता है। विश्वविद्यालयों में अगर ये होने लगे, अब मैं इसीलिए तथ्य और तर्क से बात करना चाहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी 2 खबरें मैं शुरुआत में ही विषय से जोड़ रहा हूं। एक खबर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक डिग्री कॉलेज में नौकरी दिलाने के लिए हरियाणा में एक गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार किए गए शख्स पर यह आरोप लगा है कि उसने दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में नौकरी दिलाने के लिए कुछ धनराशि ले ली, लेकिन नौकरी नहीं दिलवाई, और इस आरोप में उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं पता कि यह सही है, गलत है, क्या है कहानी, मुझे नहीं पता। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाया करता था उसके इवनिंग के प्रिंसिपल, आजकल वो अभी प्रिंसिपल के पद पर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। उस खबर में वहां तक चर्चा है कि उनके ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए गए, वो हट गए, छुट्टी पर चले गए। दूसरी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, जो मीडिया में खबर आई है, मैं वही बता रहा हूं। उस कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अपॉइंट हुई एक शिक्षिका। तो अपॉइंटमेंट के बाद होता क्या है, 11 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी तब तक
संस्थान ये देखता है कि जिसको नौकरी दी गई है क्या वो ठीक है कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई और बात तो नहीं। तो संस्थान 11 महीने का एक ऐसा टेन्योर रखता है कि पक्की नौकरी अभी तब तक आपको नहीं मानी जाएगी, आप प्रोबेशन पीरियड में। जब आपका 11 महीने पूरा हो जाता है तो आपको एक चिट्ठी मिलती है जिसके बाद ये माना जाता है कि अब आपकी नौकरी पक्की हो गई। और वो महिला आरोप लगाते हुए संस्थान पर कोर्ट में गई है, और कोर्ट में क्या करके गई है कि कुछ अंदर खाने की खबर ऐसी है कि कुछ लेन देन का मामला था, लेकिन बहाना किस बात का बनाया गया कि उनकी भी कोई डिग्री में हेरफेर है, इसलिए उनको प्रोबेशन नहीं दिया गया। अमूमन ये माना जाता है कि जिसको परमानेंट अपॉइंटमेंट हो गया है अगर, तो प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर आपको चिट्ठी मिल जाती। अच्छा, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, आप लोग मतलब आप जेएनयू में हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 1.5 दशक तक रहा। जो चीज हम लोगों के लिए अजूबा लगती है, देश के बहुत बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो चीज हो रही होती है। मिसाल के तौर पर पता नहीं जेएनयू और डीयू में क्या है, हम लोग जब तक शोधार्थी थे तब तक इतना लिहाज सुपरवाइजर करता था कि सब्जी अपने रिसर्चर से नहीं मंगवाता था। मतलब मैंने डीयू में भी नहीं सुना, मैं जेएनयू में भी नहीं सुनता था। मेरे जितने दोस्त जेएनयू से पीएचडी करते थे उनमें से कोई ये रोना नहीं रोता था कि सब्जी देनी पड़ रही है, बाकी चीजें करनी पड़ रही हैं। लेकिन हाँ, अब मेरी किताब में अपने एक लिखा है और वो सच्ची घटना है, इसका किसी भी काल्पनिक पात्र से कोई रिश्ता नहीं। हमारा ही एक दोस्त, हमसे जूनियर था एक बैच का, वो एक बार हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे डिपार्टमेंट के सामने एक झोला लेकर के बैठा था। आप सब लोग चूंकि अकेडमिया से जुड़े हैं, इससे जान जाएंगे, कोरिलेट कर लेंगे। हमने उसका झोला ऐसे ही मजाक में खोला कि कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो? कहा नहीं मेरा नहीं है, किसी और का है। तो हमने उसको ऐसे ही खोल दिया कि देखें क्या है, कुछ खाने पीने की हो। तो होता है ना स्टूडेंट लाइफ में ये सब चलता है, मतलब असली समाजवाद छात्र जीवन में ही होता है। जहां चाय मिल गई, कौन पिलाएगा, कौन खिला दे, कौन ये कर दे, ये सब चलता है, खूब इसको जीते हम लोग। और जब हमने उसको खोला और अचानक मैंने देखा कि नई नई तौलिया एक है, एक साबुनदानी है, एक वो जो बादाम वाला तेल होता है, छोटी वाली सीसी उसकी बगल में किनारे है, आलमंड ऑयल कुछ ऐसे करके। तो हाँ, आलमंड ऑयल। तो अब उस सब का हमने कहा कि मतलब कहीं जा रहे हो, किसी को देने ले जाओ? हमारे यहाँ नई नई सामान ये सब खरीद के झोला में तब पैक किया जा रहा है जैसे दामाद को देना है, कोई रिश्तेदार आया है तो उसको विदाई दे रहे हैं हम। तो हमने कहा कैंपस में लेके झोला क्यों आए? तो वो बहुत आनाकानी करने लगा, बंद करो। मैंने कहा नहीं खोलना है, ये वो ऐसे वैसे, थोड़ा झिझक गया। थोड़ी देर हम लोगों ने इससे बहस करनी शुरू की, नहीं बताओ ये क्या किस्सा है, कैसे है, और ये सच्ची घटना है। और अब जो वो भी बेचारा कहीं यूपी में डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम बदल दिया, सबका नाम बदल दिया था। थोड़ी देर बाद वो फूट पड़ा कि अरे ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी ने मंगाया है। तो हमने कहा क्यों मंगाया? कहे अभी अचानक उनको यहां से विश्व हिंदी दिवस में शामिल होने मॉरिशस जाना है, और चूंकि गुरुजी को समय नहीं मिला, उन्होंने फोन किया कि कमला नगर से एक बैग पैक करके मेरे लिए लेते आओ, मुझे तुरंत जाना है। अब शिष्य का धर्म क्या कहता है बताओ? शिष्य का धर्म कहता है कि गुरु की सेवा में हाजिर रहो। उसके बाद की कहानी दिलचस्प है, जो जेएनयू के उस प्रोफेसर से जुड़ती है, डीयू के उस प्रोफेसर से जुड़ती है, और फिर मैं कुछ पॉलिसी चीजों पर बात करके अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति आकर के बोला, और तब फेलोशिप पर रजिस्टर एक बना करता था जेआरएफ का, उस पर साइन करना होता था। उसने कहा कि 6 महीने से मेरे सुपरवाइजर ने साइन नहीं किया है, क्योंकि उनके 2 आर्टिकल लिख करके मैंने दिए और उनके नाम से छपे हैं। अब वो एक अपनी मैडम के लिए, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी में है, वहां से वो जेएनयू आना चाहती हैं, और आजकल वो जेएनयू में ही हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा में बता रहा हूं, समझ जाते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं। और उनका जो सिनॉप्सिस बनाया गया था वो उस हमारे दोस्त ने बनाया। उसके बाद भी फेलोशिप पर साइन नहीं होती थी। अब यहां जाति का बंधन खत्म हो जाता है, धर्म का खत्म हो जाता है। यहां एक ही व्यवस्था आती है, जो ताकतवर है वो अपने शोधार्थी से क्या करवाता है। इतना एक किस्सा मुझे मिला और कहीं नहीं मिला। लेकिन मैं जब अब घूमने लगा हूं पिछले 1 साल में,
हमारे पास फोन करके लोगों ने बोला है कि सर फेलोशिप का मतलब क्या होता है पता है? हायर एजुकेशन में अगर आपको 35,000 36,000 महीने मिल रही है तो उसका 25% आपको हमें देना है, तब आपकी फेलोशिप रिलीज होगी। धीरे धीरे आप, कम से कम सरकार ने एक काम और अच्छा किया है, मैं आज की सरकार की तारीफ भी कर रहा हूं कि अब डिजिटल हो गया है बहुत कुछ, तो डायरेक्ट वहां जा रहा है। ये अलग बात है कि अब 6 महीने बाद जा रहा है, फेलोशिप इरेगुलर है। और 2-3 फेलोशिप तो ये है कि वो बंद हो गई, अभी भी गूगल करिए। आज ही मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, उसमें सीटें कम कर दी गई हैं। आज ही उसके बच्चों ने ढेर सारे उसके रिकमेंडेशन बताए, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया और तमाम चीजों की फेलोशिप कम हो गई है। ये मैं कहना क्यों चाह रहा था, ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया? विश्वविद्यालयों के भीतर कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, लेकिन इस तरह का युग भी नहीं रहा कि शोधार्थी और शोध निर्देशक के बीच का रिश्ता कैसे बदलता जा रहा है, और उससे जुड़ करके यहां तक बात पहुंच रही है कि अपॉइंटमेंट हो कैसे रहा है। झंडे का रंग देख करके पहले भी अपॉइंटमेंट होते रहे होंगे, कोई भी कह सकता है, बाद में भी होते, लेकिन ये देख करके अपॉइंटमेंट, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, मैं क्लास इसको कह रहा हूं पता नहीं क्यों, वो एक प्रोफेसर की एक गलती है कि वो हर चीज को क्लास देखता है, लेकिन पिछली बातचीत में भी मैंने ये बात कही थी। एक शिक्षक ने बोल दिया कि पैसा दे के नौकरी लें और पढ़ाएं भी, और ये सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब क्या हो रहा है, अब ये जांच का विषय है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन अब जो कहना है जेएनयू के एक प्रोफेसर के ऊपर अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं जो देश में चर्चा का विषय बना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की उन नियुक्तियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने दो सूचनाएं जो पब्लिक डोमेन में वो दी हैं, मैंने जहां से बात शुरू की थी फिर वहीं ले आ रहा हूं कि कानाफूसी की बहसों में इतने किस्से हैं कि जिसको इस व्यवस्था से फायदा मिल रहा है वो इसका विरोध करेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब फेयर एंड फाइनल, सब कुछ बहुत अच्छा मेरिट पर हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। जितने किस्म के भ्रष्टाचार हैं वो सब हो सकते हैं, और उसके आगे उस पर क्या कहा जाए। इसका रास्ता खुला कैसे? इसका रास्ता पॉलिसी मेकिंग से खुलता है, और जब पॉलिसी बनाने वाले को लगता है कि नेट हमारे लोग नहीं पास हैं, तो अगली पॉलिसी बनती है कि अब नेट पात्रता जरूरी नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस कोई करके कहीं से आ रहा है, अगर वो नेट नहीं निकाल पाया तो डायरेक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और आज जब हम यहां खड़े हैं तो देश के विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 के खिलाफ, और यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 कहता है कि अब प्रोफेसर बनाने के लिए इतनी ढील दे दी गई है कि जिसको ताकतवर लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो चाहें वो प्रोफेसर रिक्रूट कर सकते हैं। तो बताइए, विश्वविद्यालयों के माहौल में स्वर्ण युग आया कि नहीं आया? कोई कहीं है, खेत खलिहान में है, उसको कोई जाकर कहेगा कि सुनिए मकसूदन जी, अब कल से आप प्रोफेसर मकसूदन होने वाले हैं, क्योंकि आपकी नेट की डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, पीएचडी नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रोफेसर, आप प्रैक्टिस हो सकते हैं। ये एक पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने करप्शन के मामले एकेडमिया में आ गए, इस करप्शन से एकेडमिक डिस्कोर्स पर क्या असर होगा? और बात यहां होनी चाहिए। कल तक जो लोग कहते थे कि मेरिट से सब कुछ हो रहा है, मेरिट से अगर होता तो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का नंबर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। इंटरव्यू में 5 लोग बैठे हैं और 6वें को कह रहे हैं कि ये काबिल है, ये काबिल नहीं थे, और उनका नहीं हो रहा। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2022 मेरे प्रोफेसर की डायरी में मैंने उसका भी किस्सा लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं खुद इंटरव्यू देने गया, हिंदी डिपार्टमेंट का। 12 लोगों का पोस्ट थी वहां पर, और वहां 12 नाम लोगों की बातचीत में सुनाई दे रहा था कि जनरल की पोस्ट पर इनका तो तय है, यूआर वाली पर हो गया, ओबीसी पर तो ये 5 तो तय है, 6वें में थोड़ा सा डिबेट है, क्योंकि वो फलाने डीन बन गए हैं और वो जो वाइस चांसलर बहुत खास हैं, तो वहां थोड़ा झगड़ा है, लेकिन ये 4 तो हो रहे हैं। एससी की पोस्ट पर ये हो रहे हैं, सब तय था। हम लोग जाके सोचे कि फिर हम इंटरव्यू देने क्यों आए। हमने उस समय फेसबुक पर लिखा
जिनके नाम मैंने वहां सुने थे बातचीत में, 12 में से 10 वही नाम थे जिनका अपॉइंटमेंट हो गया। अब ये बताइए कि वो कौन सी ताकत है? ब्रह्मा के पास चित्रगुप्त हैं जो सबका लेखा जोखा रखते हैं। यहां पर कौन है जो इंटरव्यू के पहले ही बता रहा था कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका नहीं होना है? और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने देखा है, इसको आप झुठला नहीं सकते। मतलब वहां नंबर लगता था, अभी इसका नंबर है 2 जगह, तो 2 ये रिसर्चर है इनके गुरुजी का कृपा है उनके ऊपर, तुम्हारा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो तुमने फेसबुक पर उनकी फोटो लगा के आप ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा, कहां लिखा? इसने लिखा था। हमारे हिंदी विभाग में ये हुआ है। अब कहने का मतलब क्या है? अब इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में कैसे देखें? बड़े पर्सपेक्टिव में देखने का मतलब यह है कि क्या नई शिक्षा नीति 2020 पार्लियामेंट में डिस्कस हुई? नहीं हुई, वो इंपोज हो गई। पहले उसका एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आया था, फिर सुझाव मांगे गए थे, सुझाव के नाम पर सबने वहां पर अपने सुझाव दिए, उसको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में नहीं लागू किया गया। ग्रेड ऑटोनॉमी नहीं बदली, उसके बाद ग्रेड सी ग्रेड, अच्छा जो ग्रेड वाला सिस्टम है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई कैंपस क्यों चाहता है कि A++ ही उसकी रेटिंग हो? क्योंकि सब कुछ अब नैक तय कर रहा है। और आपको भी अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो पता करिएगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अखबार में खबर क्यों छपी थी कि अपनी कुछ जमीनें या तो बेचने या किराए पर देना चाहता है ताकि उसका खर्चा निकल पाए। खर्चा बढ़ गया है, हेफा से जो लोन लिया है वो चुकाने के लिए मुश्किल हो रही। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ये किया है और ये अखबार में छपा हुआ। ये नई शिक्षा नीति 2020 का एक नया सेटबैक। आपको पता है पिछले दिनों शिक्षा मंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय की अपने वक्तव्य में वो वहां पर कहते हुए सुनाई दिए कि जो 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहां के शिक्षक संघ ने कहा, जो कि उन्हीं लोगों के समर्थक गुटों का है, उन्होंने कहा कि इन 12 महाविद्यालयों को दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर में ले ले, सैलरी और सब कुछ रुकेगी नहीं। पता है वहां क्या कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ऑलरेडी बहुत कर्जे में है, वो इन 12 डिग्री कॉलेजों को और अपने अंडर में अगर ले लेता है तो कैसे खर्च निभेगा? अभी गूगल करके देखिएगा, शिक्षा मंत्री का बयान है कि एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए, जैसे BHU के लिए मदन मोहन मालवीय ने क्राउड फंडिंग की थी, आप भी क्राउड फंडिंग करिए, तब हम 12 विद्यालयों को अपने अंडर में लेने की सोचेंगे। अब यहां आकर के आपको कंक्लूड करके सोचना है। शुरुआत कहां से हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट देगी ताकि गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, दूर गांव के कस्बे में बैठा व्यक्ति जहां सड़क नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंची, शिक्षा पहुंच जाए। इसलिए शिक्षा किसकी जिम्मेदारी? राज्य की जिम्मेदारी। और इन दोनों ड्राफ्ट रेगुलेशन से, चाहे वो 2020 का हो चाहे वो 2025 का हो, इसने शिक्षा को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे करके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी। अब आप आर्थिक रूप से आजाद हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आजाद है। कितना फीस लगाए? सेल्फ फाइनेंस कोर्स आपके यहां आ गए हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की फीस देखी जाए और उसके बाद खर्चा देखा जाए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम आर्थिक रूप से पूंजीपतियों के करीब जाएगा। बाहर से विश्वविद्यालय के कैंपस यहां खुलेंगे, यहां वाले कैंपस कहां जाएंगे पता नहीं। इसलिए जब नैक की ग्रेडिंग होगी तो उस ग्रेडिंग में 3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है, ग्रेड सी का अगर कैंपस है तो उसको 100% फंड यूजीसी देगी, लेकिन उसके ऊपर एक प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी वो अपने ग्रेड को इंप्रूव करके ग्रेड बी का कैंपस बन जाए। ग्रेड बी के कैंपस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा? 50% गवर्नमेंट देगी और 50% सेल्फ जनरेट करना होगा। ग्रेड ए का कैंपस क्या होगा? बी वाले के ऊपर प्रेशर होगा कि आप जल्दी जल्दी अपने को इंप्रूव करके ग्रेड ए कैटेगरी में जाइए। नैक की ग्रेड ए कैटेगरी वो होगी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, और उसको अगर कोई फंड चाहिए होगा तो वो देगा हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल। अब उस एजेंसी के द्वारा DU भी चल रहा है, JNU भी चल रहा है, सारे कैंपस चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है। तो जब ग्रेड कम होगा तो फाइनेंशियली बर्डन आएगा।
इसलिए ग्रेड अच्छा करने के लिए अगर कोई बार्गेनिंग हो रही थी तो बुरा क्या है? नौकरी के लिए बार्गेनिंग हो रही है, कहीं फाइनेंशियल बार्गेनिंग हो रही है, कहीं आइडियोलॉजिकल हो रही है, कहीं किसी तरह की हो रही। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक विश्वविद्यालय में दक्षिणपंथी विचार के भी लोग रहे, वामपंथी विचार के भी लोग रहे, मध्यम मार्गी भी रहे, अम्बेडकराइट भी रहे, हर तरह के लोग रहे। विश्वविद्यालय इसी का नाम है। और जब दक्षिणपंथी लोग सरकार में नहीं थे तब भी विश्वविद्यालय में थे। और मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के उन साथियों से बार बार कहता था, वो हमारे दोस्त थे, मैं कहता था कि अगर विचारधारा देख के अपॉइंटमेंट होता तो आपका नहीं हुआ होता। लेकिन हां, विश्वविद्यालय जब शब्द ही विश्व से बना है तो ग्लोबल नॉलेज के एक ऐसे सेंटर होने चाहिए जहां डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन हो। लेकिन अब वो चीजें बदल गई हैं। अब आपकी मेरिट का कोई मतलब नहीं रहा। अब आप जाकर, अब आखिरी मैं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि फिर हम लोग बातचीत में कुछ अगर सवाल जवाब होगा तो बात करेंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों के अपॉइंटमेंट सिस्टम पर एक सवाल बार बार कहा जाता है कि आप यूपीएससी कराते हैं ताकि एक बेहतर ब्यूरोक्रेट्स मिले। डीएमएसपी चलाने के लिए कैसे होते हैं, एक परीक्षा प्रणाली है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, सबका मेरिट जुड़ती है और बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दावा यह है कि वो चलता है। हालांकि आजकल उसके भी ऊपर सवाल उठने लगे। ऐसे में क्यों न, और ये विश्वविद्यालय में पहले ही गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इसको लागू किया था, उच्च शिक्षा चयन सेवा आयोग, कुछ ऐसा उसका नाम है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा चयन सेवा आयोग। उस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि एक परीक्षा कराई जाएगी, उस परीक्षा के जरिए आप नंबर जोड़ेंगे, फिर इंटरव्यू का थोड़ा मार्क्स होगा और सब जोड़ करके क्लब करके एक मेरिट बनेगी और तब अपॉइंटमेंट होगा। सरकार अपने ही बनाए नियम को क्यों नहीं लागू कर रही है? और नियम जो बना था उसको भी तोड़ना पड़ रहा है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का एक टेस्ट पर पास करके कोई नेट क्वालिफाई होता है तो फिर दोबारा एग्जाम क्यों ना हो? तो क्यों ना नेट का एग्जाम का नंबर जोड़ लो आप। और उसके बाद बिहार में जैसे हुआ था, बिहार में पिछले दिनों जिसमें मेरी नौकरी लगी थी, मैं नहीं गया, मुझे लगा दिल्ली विश्वविद्यालय में हो जाएगा, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ कि फिर कहीं का नहीं हुआ। तो उस समय हमने ये सोचा था कि एक अच्छा विश्वविद्यालय है, मेरी चॉइस है कि जहां मैं 14-15 साल पढ़ाया हूं वहां मुझे मेरिट अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिहार ने क्या किया था, 85 नंबर आपके एकेडमिक मेरिट के थे, 15 नंबर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू बोर्ड में जैसे ही आप जाएंगे, आपके पास कोई चिट, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपको बाहर एक कोड दिया जाएगा, वही कोड जाकर बोर्ड मेंबर के सामने बोलेंगे, बोर्ड मेंबर जितने भी होंगे उस कोड को नोट करेंगे। बोर्ड मेंबर को इंस्ट्रक्शन है कि आपसे आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी, आपका शहर नहीं पूछा जाएगा, और आपको बिना ये पूछे केवल आपके नॉलेज का वो एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के बाद सारे बोर्ड मेंबर अलग अलग नंबर देंगे, उन नंबरों को क्लब किया जाएगा, 85% मेरिट से जोड़ा जाएगा और टोटल एक कट ऑफ मेरिट बनाई जाएगी और पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में उसी कट ऑफ मेरिट से प्रोफेसर भेजे जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ क्या? यहां तो सबको पता है कि बोर्ड में कौन बैठा है। मेरे कॉलेज के लोग किस्सा सुनाते थे कि फला का होना नहीं हो पा रहा था तो बोर्ड मेंबर चेंज करवा दिए गए। अब बताइए, और अब जो पॉलिसी चेंज हो गई कि प्रोफेसर अब प्रैक्टिस बनने वाले हैं आप, तो अब आपको नेट की डिग्री नहीं चाहिए। इसका मतलब गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स नहीं चाहते कि यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए टोटली करप्ट प्रक्रिया चल रही है। इसे कहने में कोई गरज नहीं होना चाहिए। और करप्शन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं विश्वविद्यालयों के भीतर वो हैं। अब हमें अगर उसका फायदा हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि कतई नहीं, ये झूठ बोल रहे, इनकी तो अपनी नौकरी चली गई इसलिए ये सब बात बोलते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई, उन तमाम लोगों से पूछा जाए और मुझे 3 सवालों के जवाब दिए जाएं। भारती कॉलेज की वो महिला क्यों कोर्ट गई, प्रोबेशन पीरियड रोका गया, क्या आरोप लगाया है जरा उसको बता दो। दूसरा, हरियाणा वाले पुलिस ने उसको क्यों गिरफ्तार किया कि जिसका पैसा लिया था उसको नौकरी नहीं दिलवाई। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने लोगों ने कहां फ्लैट खरीद लिया, कहां जमीन खरीद लिया, ये सब तो कानाफूसी के किस्से में चल रहा है। विश्वविद्यालयों को इनसे बचाए रखना चाहिए। ये किसी राइट लेफ्ट सेंटर के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अगर इनकी बुनियाद में ये मट्ठा डल गया तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद करके कोई देश आबाद हो पाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये व्यक्तिगत सवाल न होकर के सांस्थानिक सवाल है, व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए।
और सबको पूछना चाहिए। ये हमारे कैंपस हैं, टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं, इनको सहेजना, इनको बचाना सवालों से ही संभव है। और सवाल पूछे जाने चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि उस ग्रेडिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई जेल जाने के मुहाने पर खड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा क्या हुआ कि वो पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक व्यवस्थागत सवाल है, इस पर संवाद हो। मुझे लगता है कि मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने कह दी, और फिर से शुक्रिया आप सबका कि आपने वक्त देकर के इसे सुना। थैंक यू सो मच।